उसी ऐतिहासिक चर्चा की श्रृंखला में हम आज आपके सामने फिर लेकर आए हैं एक और नए टॉपिक पर एक विस्तृत चर्चा। और इस टॉपिक को हम नाम दे रहे हैं चोल प्रशासन। वो टॉपिक है चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन, चोल प्रशासन, यानी कि संगम जो क्षेत्र है या जो तमिल क्षेत्र है, उस तमिल क्षेत्र में शासन करने वाले जो मुख्य राजवंश रहे हैं, उन्हीं में से एक राजवंश रहा है चोल राजवंश। तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन, हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब चोल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चोल प्रशासन कैसा था, इस पर हम आज एक बातचीत करेंगे, एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें चोल प्रशासन के विषय में जानकारी, चोल प्रशासन के विषय में हमें स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो कहाँ से मिलते हैं। तो एक चोल डायनेस्टी का, एक चोलाज डायनेस्टी का एक इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरु, दक्षिण भारत में उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन से हमें चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में कुछ सोर्सेज मिले हैं। इसमें बताया गया है, इससे हमें पूरी जानकारी मिली है कि चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चोल डायनेस्टी किस तरह से अपने एम्पायर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में किस तरह से चलाती थी। तो हम अगर उत्तर मेरु अभिलेख के आधार पर बात करें तो चोल प्रशासन में राजा ही सर्वोपरि था, क्योंकि किंगशिप का कॉन्सेप्ट था। भारतीय इतिहास में, दुनिया के किसी भी इतिहास में जहां राजा रहे हैं तो राजा था, और राजा का अपना साम्राज्य था। और साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य या चोल राज्य जो था, एम्पायर जो था, इट इज डिवाइडेड इन मंडलम और प्रोविंसेस, यानी कि साम्राज्य जो है वो मंडलम प्रांतों में, जैसे आज भारत है और भारत अनेक विभिन्न राज्यों में विभाजित है, बटा हुआ है, उसी प्रकार से चोल साम्राज्य विभिन्न मंडलों या प्रांतों में बटा हुआ था या विभाजित था। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये प्रांत या मंडलम की संख्या थी लगभग 9। तो मंडलम या प्रांत, राज्यों को मंडलम या प्रांत कहा जाता था, जिनकी संख्या लगभग 9 बताई गई है। अगली बात आती है कि मंडलम या प्रांत बटे हुए थे आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट, जिले में, और उस समय जिले को कहा जाता था वलनाडु या कोट्टम, वलनाडु या कोट्टम। ठीक, इसके बाद वलनाडु या कोट्टम, इसको भी विभाजित किया गया था, इसको भी बांटा गया था। इसको आधुनिक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसको आज की तारीख में परगना, तहसील या उपजिला कहते हैं। तो इसको वलनाडु के बाद आते थे नाडु, नाडु को हम तहसील या उपजिला कह सकते हैं। इसके बाद नाडु के बाद आता था कुर्रम। नाडु विभाजित था किसमें? कुर्रम में। और कुर्रम क्या होता था? कुर्रम होता था ये कई गांवों का, विभिन्न गांवों का एक समूह या विभिन्न गांवों का एक संघ। अब इसमें गांवों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि एक कुर्रम में कितने गांवों को रखा जाता था या कितने गांव एक कुर्रम में होते थे। इसका कोई भी स्रोत या कोई सोर्स हमें नहीं मिला है। ना ही इस तरह की बात उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन में इस तरह की बात की कहीं चर्चा मिलती है कि कितने गांव होते थे। इसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती थी वो होती थी विलेज, गांव। और गांव जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो ऑटोनॉमस होते थे, यानी कि उनको जो रेगुलेट किया जाता था उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी कि लोकल बॉडी सिस्टम के बेस पर वहां पर गांवों में शासन चलता था। ठीक, तो चोलों की सबसे बड़ी विशेषता, चोल एम्पायर या चोल डायनेस्टी की सबसे बड़ी विशेषता या मुख्य विशेषता ये थी कि उसने अपने यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, बहुत डेवलप किया था, बहुत एनकरेज किया था। और लोकल बॉडी सिस्टम में वो बहुत कम इंटरफेयर करते थे, बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। तो चोल गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव जो थे चोल प्रशासन की, ये स्थानीय स्वायत्ता के आधार पर, ये ऑटोनॉमी के बेस पर ये चलते थे, यानी कि गांवों को जो है, गांव का शासन कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, ये साम्राज्य है, राज्य है, राजा बैठा हुआ और नीचे गांव है, तो गांव को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, वो गांव के लोग समझे, गांव के लोग जाने। तो इसलिए गांव के लोगों को ही ये अधिकार दिया गया था। ये कुछ समितियां बनाई गई थी स्थानीय स्वशासन पर, लोकल बॉडी सिस्टम के बेस पर उनको ऑटोनॉमी देकर कुछ समितियां बना दी गई थी कि आप इस तरह से शासन करें, आपकी समिति इस तरह से हो। तो स्थानीय स्वशासन के आधार पर ये संस्थाएं चलती थी, गांव जैसी या ग्राम जैसी संस्थाएं। और स्थानीय स्वशासन की ये 3 सभाएं होती थी, यानी कि गांव जो होते थे, जो लोकल बॉडी सिस्टम से चलते थे या स्थानीय स्वायत्ता के आधार पर ऑटोनॉमी के बेस पर चलते थे, इनको रेगुलेट करने के लिए 3 तरह की एक कमेटी कह दीजिए, काउंसिल कह दीजिए, वो होती थी। अब 3 तरह की काउंसिल या कमेटी कौन सी होती थी? तो एक होती थी नगरम, दूसरी होती थी उर, और तीसरी होती थी सभा।
अब ये 3 काउंसिल होती थी लोकल बॉडी सिस्टम को गवर्न करने के लिए, लोकल बॉडी सिस्टम पर या ग्रामीण प्रशासन पर चलाने के लिए। तो 3 संस्थाएं अभी किस प्रकार से चलती थी? तो जो नगरम होती थी, नंबर 1 नगरम, नंबर 2 उर और नंबर 3 सभा। तो जो नगरम होती थी गांव देहात में लोकल प्रशासन में, वहां पर नगरम होती थी व्यापारियों की सभा। व्यापारियों की एक, जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, उनकी एक काउंसिल बना दी जाती थी और वो अपना चीजों को करते थे। तो व्यापारियों की, ट्रेडर्स की एक काउंसिल होती थी, उसको कहते थे नगरम। और व्यापारियों की अपनी एक इंडिपेंडेंट, अपनी एक अलग एक कॉलोनी होती थी, अपनी एक अलग बस्ती जिसे कह देते हैं, आज की तारीख में कॉलोनी कह देते हैं। तो व्यापारियों की, ट्रेडर्स की एक अलग बस्ती होती थी, एक अलग कॉलोनी होती थी, और व्यापारियों की उस बस्ती को, उस कॉलोनी को कहा गया था वीरपत्तनम। वीरपत्तनम। तो वीरपत्तनम से क्या कंडीशन है, क्या माना जाता है? तो व्यापारियों की एक अलग बस्ती, व्यापारियों की अपनी एक अलग कॉलोनी, वो कहलाती थी वीरपत्तनम। ठीक। तो नगरम क्या होती थी? तो नगरम होती थी व्यापारियों की काउंसिल, काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स, इट इज नोन एज नगरम। ठीक। एंड द कॉलोनी ऑफ द ट्रेडर्स इज नोन एज वीरपत्तनम। ठीक। सेकंड वन उर, दूसरी होती थी उर। उर क्या होती थी? जो सामान्य ग्रामीण होते थे, सामान्य गांव या गांव में रहने वाले सामान्य लोग होते थे, सामान्य जन या आम आदमी या कॉमन मैन, उनकी एक काउंसिल होती थी, वो कहलाती थी उर। और इसमें केवल कौन होते थे? इसमें गांव के ही जो लोग होते थे, उन्हीं से मिलकर उनकी एक समिति बन जाती थी, उनकी एक कमेटी बन जाती थी। और इस उर पर जो कमेटी होती थी गांव के लोगों की, उस कमेटी को कहा जाता था ए लंगुणम। ए लंगुणम, ए लुंगड़म, ए लुंगड़म। ए लुंगड़म किसको कंट्रोल करती थी? ये उर को। यानी कि एक गांव है, गांव के लोगों की एक समिति बन गई, तो गांव के लोगों की एक कॉमन समिति सबकी बन गई, एक काउंसिल बन गई, परिषद बना दी। परिषद में सभी गांव वाले होंगे, लेकिन अब उस गांव वालों में से कुछ गांव वालों को, कुछ आम लोगों को ग्रामीण प्रशासन में देखरेख करने के लिए लेकर एक समिति बनाई जाएगी। तो ग्रामीण प्रशासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए एक समिति बनाएगी, जिसमें केवल गांव के आम लोग होंगे, और उस समिति को कहा जाता था ए लुंगड़म। ए लुंगड़म। क्लियर? इसके बाद तीसरे होते थे ब्राह्मण या अग्रहार। कुछ ऐसे गांव होते थे जिन्हें अग्रदे, अग्रहार यानी कि ब्राह्मणों के गांव, तो ऐसे ही ब्राह्मणों को अग्रहार भी कहा गया है। तो ऐसी जो ब्राह्मणों की जो सभा या समिति होती थी, उसको कहा जाता था सभा। और यानी कि ब्राह्मण हैं, उनकी एक अपनी एक परिषद है, अपनी एक अलग काउंसिल है, और उस अलग काउंसिल को कह दिया गया सभा। यानी कि व्यापारियों की जो काउंसिल है वो नगरम, जो विलेजर्स हैं, जो आम ग्रामीण है, आम जनता है गांव की, उसकी जो काउंसिल है उसको कह दिया गया उर। और जो ब्राह्मणों की एक अलग काउंसिल है उसको कह दिया जाता था सभा। और तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाते थे। और ब्राह्मणों की ये जो सभा होती थी, इस सभा में से कुछ ब्राह्मणों को समिति में ले लिया जाता था, अलग सेपरेट करके, और उस सेपरेट एक अलग पृथक एक समिति बनाई जाती थी, जिसको कहते थे वरियम। ठीक। यानी कि वरियम के माध्यम से भी ग्रामीण प्रशासन होता था, ए लुंगड़म के माध्यम से भी ग्रामीण प्रशासन होता था, और नगरम के माध्यम से भी ग्रामीण प्रशासन होता था। यानी कि गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए या उसकी देखरेख करने के लिए 3 प्रकार की समितियां, 3 प्रकार की सभाएं होती थीं, नगरम, उर और सभा। क्लियर? कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि प्रशासन में सबसे छोटी इकाई को या स्थानीय प्रशासन, लोकल बॉडी सिस्टम में कितनी तरह की कमेटियां होती थी या कितनी तरह की काउंसिल्स होती थी? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंसिल इन चोलाज लोकल बॉडी सिस्टम। द फर्स्ट वन इज नगरम, सेकेंड वन इज उर, एंड थर्ड वन इज सभा। अब इनमें भी अपनी अलग अलग कमेटियां होती थी, नगरम, एलुंगुणम और वरियम। वरियम किन लोगों की समिति होती, किन लोगों की कमेटी होती थी? वरियम ब्राह्मणों की कमेटी होती थी। एलुंगुणम ये गांव में जितने भी आम जनता थी उनसे मिलकर बनाए हुए, उनके बीच के लोगों को उठाकर बना दिया जाता था समिति, तो एलुंगुणम। और व्यापारियों की अपनी अलग नगरम। व्यापारियों की अपनी जो कॉलोनियां होती थी वो कहलाती थी वीरपत्तनम। यहां तक मेरा मानना है कि आप लोगों को काफी चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी। दूसरी बात ये कि चोल प्रशासन अपने आप में एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, और इसको
हम वन बाय वन एक एक करके ही समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है कि चोल प्रशासन में, चोल एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक बात जान लें कि चोल जो डायनेस्टी थी, चोल जो एम्पायर था, उसका जो सिंबल था वो था बाघ, ठीक, जिसे हम टाइगर कह देते हैं। दूसरी बात, चोल एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था पेरुंदरम, और जो छोटे अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था शिरोंदरम। यानी कि पेरुंदरम बड़े अधिकारी, शिरोंदरम छोटा अधिकारी। इसके बाद चोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड, चोल डायनेस्टी का, चोल एम्पायर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको कहा जाता था वरित्तपोतगक, वरित्तपोतगक, वरित्तपोतगक। इस चीज को स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये चोल साम्राज्य में राजस्व विभाग का मुखिया या प्रधान या हेड होता था, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वरित्तपोतगक। इसके बाद आती है चोल आर्मी के बारे में। तो चोल आर्मी के बारे में, चोल जो सेना है, जो सैनिक संगठन है, उसके बारे में, तो चोल आर्मी जहां पर रहती थी, जिस क्षेत्र को रहती थी, तो आजकल हम कह देते हैं छावनी या कैंट, तो चोल आर्मी कैंट कहलाता था कड़गम। यानी कि चोलों का जो आर्मी का कैंट एरिया होता था, या छावनी का जो हिस्सा होता था, उसको हम कहते थे क्या, कड़गम। उसको उस समय कड़गम कहा जाता था। इसके बाद आर्मी की बात हो गई, तो चोल आर्मी जहां जिस क्षेत्र में रहती थी या जिस क्षेत्र में आर्मी को रखा जाता था उसको आज हम कैंट या छावनी कह देते हैं, लेकिन उस दौरान वहां पर चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर में उसको कड़गम कहा गया। इसके बाद चोल एम्पायर में, चोल एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी जनरल को क्या कहा गया है, तो आर्मी जनरल कहा गया है महादंड नायक, ठीक, सेनापति या सेना अध्यक्ष को कहा जाता था महादंड नायक। इसके बाद इसके अंडर में इससे छोटा अधिकारी होता था नायक। नायक क्या होता था, नायक ये होता था कि महादंड नायक तो पूरी जितनी भी सेना है, हेड ऑफ आर्मी या हेड ऑफ मिलिट्री जनरल, आर्मी जनरल है वो महादंड नायक। जबकि नायक क्या है, नायक किसी भी आर्मी की किसी भी एक टुकड़ी का, किसी भी एक पलटन का हेड क्या कहलाता था, नायक। तो सेना की किसी भी एक टुकड़ी, किसी भी एक रेजिमेंट, किसी भी एक पलटन का जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, उसको हम कहते थे, उसको उस दौरान कहा जाता था नायक। इसके बाद चोल एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं गांव का, ग्रामीण प्रशासन में जो, जिसे हम आज लेखपाल कहते हैं या पटवारी कहते हैं, ठीक, उसको उस समय कहा गया है कर्णम। कर्णम, तो कर्णम क्या होता था, चोल प्रशासन में लेखपाल या पटवारी। इसके बाद ये जो व्यापारी होते थे, ठीक, ट्रेडर्स जो होते थे, तो हेड ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों का प्रधान। तो व्यापारियों का प्रधान क्या कहलाता था, हेड ऑफ ट्रेडर्स या व्यापारियों का मुखिया, तो उसको कहा गया था मणियम। मणियम, मणियम क्या होता था, व्यापारियों का मुखिया या व्यापारियों का प्रधान। इसके बाद तलैयारी। तलैयारी, तलैयारी क्या होता था, पुलिस या चौकीदार। पुलिस हम आज के कॉन्सेप्ट में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग कह देते हैं पुलिस, और उस समय इसको कह देते थे तलैयार। तो गांव का चौकीदार या लोकल क्षेत्र में पहरेदार या चौकीदार, उसको कहा जाता था तलैयार। तो देखिए, चोल प्रशासन के विषय में जितनी भी बात हमारी और आपकी हुई है, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम इस तरह के टॉपिक्स पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने का ट्रेंड है या लगातार चला आ रहा है। तो इसलिए हम वन बाय वन हम लोग इस तरह के टॉपिक्स पर, जो थोड़े टिपिकल टॉपिक हैं, ये जो टाइम टेकिंग टॉपिक हैं, हम उनको वन बाय वन लेकर आपके सामने इसी प्रकार से आते रहेंगे। और रही बात लगातार चीजों को प्रॉपरली कराने की, तो कुछ कारणों से हमारा थोड़ा सा गैप 1-2 दिन का कभी हो जाता है, तो उसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ हमारे जो प्रयास हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे प्रयासों को आप सराहिए, हमारे प्रयासों को आप समर्थन कीजिए कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम आपके सामने आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी सामग्री या जो भी हमसे सहयोग आपके अध्ययन में, आपकी स्टडी में हो सकता है, वो लगातार हम करने का प्रयास आपके साथ कर रहे हैं। तो अब इसी के साथ मैं विपिन पालीवाल आपसे विदा लेता हूं, और इसी तरह की एक नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।